हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में देखेंगे डीलेट तृतीय सेमेस्टर विज्ञान विषय के अतिलघुत्तरी प्रश्न राजन सीरीज का और 2026 का संस्करण है। आइए स्टार्ट करते हैं और जो क्वेश्चन है सभी क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। प्रश्न एक है, किन्हीं दो कवकों के नाम लिखिए जिनका प्रयोग हम सब्जी के रूप में करते हैं, अथवा किन्हीं दो खाने वाले अर्थात सब्जी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले कवक का नाम लिखिए। तो एक है कैथेलेरस और दूसरा है मशरूम। मशरूम तो आपने खाया ही होगा, ठीक है। अगला दिए गए है प्रश्न संख्या 2, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल बंध होते हैं। जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि कार्बन के बीच एकल होते हैं, मान लेते हैं यहाँ सी है और एकल बंध यहाँ से एक बंध लेते हैं और सी लेते हैं, यहाँ से सी लेते हैं, यहाँ पर निकाल देते हैं, एक यहाँ सी लेते हैं, यहाँ पर निकाल देते हैं, यहाँ से यहाँ पर देखिए एकल बंध है, एकल बंध है, एकल बंध है, एकल बंध है, ठीक है। तो ये जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। आगे देखिएगा, और वे हाइड्रोजन के साथ संभव संख्या में जुड़े होते हैं। इन्हें मुख्य रूप से एल्केन के रूप में जाना जाता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। हाइड्रोजन के साथ इसमें बताया गया था, हाइड्रोजन के साथ भी जोड़ लीजिएगा जिस प्रकार से हमने बताया है, ठीक है, मतलब कि एकल बंध से ही जुड़ा होगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देखिएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे कार्बनिक यौगिक हैं जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक या एक द्विबंध या त्रिबंध मौजूद होते हैं, मतलब कि यहाँ पर कम से कम दो बंध होगा या तीन बंध होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कार्बन है, यहाँ पर डबल बंध लगाइए, यहाँ पर कार्बन लिखिए, ठीक है। अगला जो है डबल बंध लगाइए, कार्बन लिखिए, मतलब कम से कम एक होना चाहिए, यहाँ पर एक सी कर सकते हैं, ठीक है, कार्बन के साथ। अब यहाँ हाइड्रोजन की बात कही गई थी ऊपर वाले में, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ अधिकतम संभव संख्या जुड़ते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले में एच से भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। और इसको आप जो है उदाहरण के लिए एक बार सर्च कीजिएगा गूगल पर, संतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो आपको दोनों में आपको दिख जाएगा बंध किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 दिए गए हैं, क्रांतिक कोण से क्या अभिप्राय है, समझाइए। तो आप सभी जानते हैं, एक जो है इस प्रकार से रेखा होती है खींचता हुए, जैसे कि दर्पण मान लेते हैं या कुछ भी मान लेते हैं, या कांच मान लेते हैं इसको, ये कांच है, ठीक है। और ऊपर जो है क्या दिए गए हैं, तो ऊपर दिए गए हैं कांच और नीचे दिए गए हैं वायु, ठीक है। अब कांच जानते ही हैं, ऊपर जो है क्या होता है कि अगर ऊपर से कोई किरण आ रही है, अर्थात आपतित किरण आ रही है, तो वह मुड़ करके जो है कहाँ पर चली जाती है, उसी रेशियो में जो है आगे चली जाती है। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है कि एक अभिलंब बीच में बना लीजिएगा, अभिलंब बनाने के बाद ये आपने पढ़ा होगा, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। होता क्या है कि जब ये, क्योंकि दर्पण है तो ये परिवर्तित तो होगा नहीं, ठीक है। दर्पण में परिवर्तित होता, लेकिन ये कांच है तो परिवर्तन होगा नहीं। तो इस प्रकार से आएगा किरण, और ये जो है क्योंकि यहाँ वो नीचे वायु है, ऊपर जो है कांच है, ठीक है। या कुछ और ले लीजिए बर्तन जिसमें वायु ना हो, ठोस हो, ठीक है, और पारदर्शी हो। तो ये जो है क्या होता है ना, इसको जब नीचे आता है, ये वायु में आता है, तो ये जो है अभिलंब से दूर हट जाता है, मतलब ये अभिलंब है, इससे दूर हट जाएगा, ठीक है। और एक टाइम ऐसे आएगा कि जिस प्रकार से आप इसको यहाँ से ले आओगे आपतित क्रिया, तो ये जो है इस वाले पर रेखा पर आ जाएगा, यहाँ पर सीधे सीधे इसमें, जब इसमें आ जाएगा तो इसी को जो है क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर ना समझ में आए तो एक बार जो है गूगल पर सर्च कीजिएगा क्रांतिक कोण, अच्छे से समझ में आएगा।
मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि जो समझा रहा हूँ वैसे समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो जब मैं नोट करके जब इसको बताऊंगा एक बार चित्र के माध्यम से, क्योंकि इसमें दिए नहीं गए हैं तो सीरीज पढ़ा रहे हैं तो आपको केवल समझा सकते हैं, और जब उसको ले करके आऊंगा तो जो है अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, बल्कि बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो आइए देख लेते हैं बताया क्या जा रहा है। प्रकाश का अपवर्तन कांच से वायु में जाते हुए, ठीक है, वही था ऊपर, नीचे कांच था, ठीक, और नीचे वायु था, ठीक है, जाते हुए, क्योंकि कांच की अपेक्षा वायु विरल माध्यम है, ठीक है, विरल है, दूर दूर है, तब अपवर्तन कोण आयतन कोण से अधिक होता है। ठीक है, यदि अपवर्तन कोण का मान बढ़ाया जाए, मतलब ये जो किरण आती है इसके मान अगर बढ़ाया जाए तो ये अभिलंब से आगे भागेगी और इस पर आ जाएगा एक टाइम पे। ठीक है, बढ़ाया जाए तो एक स्थिति ऐसी आती है कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश, अब ये बताइएगा ये 90 अंश अभिलंब और ये जो कोण गया है 90 अंश हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। इस स्थिति में अपरिवर्तित किरण दोनों माध्यमों को अलग अलग करने वाले तल को छूती हुई निकल जाती है। ऐसी स्थिति के आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण कहते हैं, इसी को जो है क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि प्रश्न संख्या 4, जीवाणुओं से प्राप्त होने वाले किन्हीं दो प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाओं के नाम लिखिए। तो एरिथ्रोमाइसिन एक हो गया, दूसरा है नियोमाइसिन। प्रश्न संख्या 5 है, खाने का सोडा और धावन सोडा का रासायनिक नाम का सूत्र लिखिए। रासायनिक नाम एवं रासायनिक का सूत्र लिखिए। तो खाने का जो सोडा होता है उसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, और रासायनिक सूत्र होता है NaSCO3। ठीक है, धावन सोडा का देखिएगा तो धावन सोडा का होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट होता है, बाई नहीं लगेगी इसमें, और रासायनिक सूत्र है Na2CO3 डॉट 10H2O। ठीक, और अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 6, पूछा गया है कि वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, लिखिए। तो सूर्य का प्रकाश अथवा अन्य किसी स्रोत का श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिल करके बना होता है। जो सूर्य का प्रकाश आता है इसमें जो है 7 रंग होते हैं। ठीक है, प्रकाश की श्वेत किरण को विभिन्न रंगों से विभक्त होने वाली क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, तथा विभिन्न रंगों के समूह को वर्णक्रम कहते हैं। इस इसमें रंगों का क्रम निश्चित रहता है। ठीक है, इसमें जो है विबग्योर एक फार्मूला आता है विबग्योर, और इसमें जो है, ठीक है, वी फॉर वायलेट, जी फॉर ग्रीन, तो इस प्रकार से जो है रेड, आर फॉर रेड, तो इस प्रकार से जो है इसमें रंग जो होते हैं क्रम वाइज होते हैं। ठीक है, और आप इसको देख कैसे पाएंगे, देखने के लिए जो है क्या करेंगे कि एक कांच लेंगे, ठीक है, कांच का मतलब जो शीशा होता है चेहरा देखने वाला, उस शीशे को पानी में डुबोइएगा कोई बड़ा बर्तन लेकर के, ठीक है, तो उसमें डुबोइएगा और उसकी जो रोशनी आती है रोशनी को अपने घर की तरफ जो है कहीं नज़दीक जो घर हो थोड़ा सा आसपास में उसी को चमकाइएगा। ठीक है, पानी में डूबे हुए कांच को जब चमकाएंगे तो आप दीवार पर देखेंगे कि 7 कलर का रंग आता है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं वर्ण विक्षेपण, आप उसमें समझ पाएंगे अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर जो है क्वेश्चन संख्या 6 हुआ था ना, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 7 पर। ठीक, तो बताइएगा यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 7 पूछा गया है कि ध्वनि की आवृत्ति किसे कहते हैं। उत्तर है ध्वनि की आवृत्ति का आशय है एक सेकंड में किसी निश्चित बिंदु से गुजरने वाली यांत्रिक ध्वनि तरंगों की संख्या, इसे हर्ट्ज अर्थात HZ में मापा जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, हाइपरमेट्रोपिया किसे कहते हैं। तो यह मायोपिया निकट दृष्टि दोष का विपरीत है। हाइपरमेट्रोपिया में आँख एम्पेट्रोपिक आँख से छोटी होती है, इसीलिए नज़दीक की वस्तु की छवियाँ रेटिना के पीछे केंद्रित होती हैं। इसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं।
अब दूर दृष्टि दोष का मतलब है कि दूर की चीजें स्पष्ट दिखाई देंगी, नजदीक की चीजें नहीं दिखाई देंगी। अगर निकट दृष्टि दोष कहा जाएगा तो निकट की चीजें स्पष्ट दिखाई देंगी, दूर की चीजें नहीं दिखाई देंगी, उल्टा होता है एकदम। ठीक है। प्रश्न संख्या 9 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के नागांव और गोलाघाट जिले में स्थित है। यह एक सींग वाले भारतीय गैंडे के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अगला है प्रश्न संख्या 10 और पूछा गया है, खनिज क्या है? तो पृथ्वी में पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जिनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है, इसे खनिज कहते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, एथेन तथा एसिटिलीन का सूत्र लिखिए। तो एथेन का सूत्र C2H6 है, एसिटिलीन का सूत्र C2H2 है। प्रश्न संख्या 12 है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? ऊंट अर्थात कैमल जिसको बोलते हैं। तो ऊंट को ही जो है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। उसको अगर समतल पर चलाएंगे तो अच्छे से नहीं चलेगा, लेकिन जो है उसकी पाँव चौड़ा होने के कारण जो है वो मिट्टी पर धंसता नहीं है और तेजी से वहां पर दौड़ जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 13 है, किसी गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस छोड़ने पर वह ऊपर उठने लगता है, क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। ठीक है। तो उत्तर है, वायु में हल्की गैस का घनत्व वायु के घनत्व से कम होता है, अतः वायु के कारण गुब्बारे पर लगने वाला बल गुब्बारे के भार से अधिक हो जाता है, अतः गुब्बारा ऊपर उठने लगता है। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 14 है, पूछा गया है कि ऊष्मा संचरण की 3 विधियां कौन सी हैं? उनके नाम लिखिए। तो संचालन हो जाएगा, संवहन हो जाएगा, विकिरण हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है, खाने का सोडा और धावन सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो खाने का सोडा NaHCO3 हो जाएगा और धावन सोडा Na2CO3 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है, मछली तथा तिलचट्टे के श्वसन अंगों के नाम लिखिए। तो मछली का श्वसन अंग गलफड़े और तिलचट्टे का श्वसन अंग श्वसन रंध्र त्वचा होती है। प्रश्न संख्या 17 है, पेट्रोलियम को द्रव सोना लिक्विड गोल्ड क्यों कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को द्रव सोना इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह महंगा होता है। ठीक है। आगे देखिएगा। प्रश्न संख्या 18, अनुप्रस्थ तरंगों में दो श्रृंग शीर्ष के बीच की दूरी क्या कहलाती है? मान लेते हैं एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अब इसको जो है कुछ इस प्रकार से तरंग जाती है। अब ये वाला और ये वाला इन दोनों के बीच पूछा गया है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको जो है तरंग धैर्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तरंग धैर्य। ठीक है। तो इसको कहा जाएगा, इन दोनों के बीच को तरंग धैर्य कहा जाएगा। ठीक है। आगे देखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 19, मधुमेह डायबिटीज किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? तो मधुमेह जो है डायबिटीज, जब ये चीनी जो है खाने के बाद या मीठा जो है नहीं पच पाता है तो उसी को जो है मधुमेह कहा जाता है। तो उसके लिए इंसुलिन हार्मोन जो है कमी हो जाती है, तो इसको जो है लगाना पड़ता है इंजेक्शन के द्वारा। ठीक है। अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो मधुमेह आप समझ गए हैं। आइए प्रश्न संख्या 20 लेते हैं। साथियों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। ठीक है। जितने भी साथी हैं सभी जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दूसरों के पास शेयर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में है तो ग्रुप में लगा सकते हैं वीडियो को। ठीक है। स्टेटस में। आइए प्रश्न संख्या 20 है, मधुमेह डायबिटीज क्या है? लक्षण लिखिए। ठीक है। तो 4 लक्षण यहाँ पर बात कही गई है, 4 लक्षण लिखिए। तो मधुमेह रोगी के किन्हीं 4 लक्षणों को उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है, मधुमेह डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति के रक्त में शर्करा अर्थात शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। यह इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को संतुलित रखता है। ठीक है। बार बार पेशाब आने लगता है तो जान लीजिए शुगर हो सकता है। ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि बार बार पेशाब आए तो यही हो, पथरी भी हो सकती है और भी कोई समस्या भी हो सकती है, लेकिन एक लक्षण बताया जा रहा है। मुंह सूखना, ज़्यादा भूख लगना, तो जो है ये कमजोरी लगना, तो इससे जो है
पता लगती है कि डायबिटीज का रोगी या मधुमेह हो सकता है। प्रश्न संख्या 21 है, तालाब के एक बूंद पानी में सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले किन्हीं 4 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। कवक, प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम। अगला है प्रश्न संख्या 22, सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी क्यों होते हैं? मतलब स्वयं से पोषण लेना, ठीक है, दूसरों पर निर्भर ना होना, उसको जो है स्वपोषी कहते हैं। उत्तर है क्योंकि हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की सहायता से अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है, जो पेड़ पौधे हैं अपना भोजन बना लेते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, कैरामेल क्या है? इसका उपयोग क्या है? तो पकाने के बाद बनी भूरी चीनी, ब्राउन शुगर जिसको बोलते हैं, को कैरामल कहते हैं। बेकरी उत्पादों में इसका उपयोग अधिक होता है, ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 24, रात में तारे टिमटिमाते क्यों हैं? तो उत्तर है वायुमंडल से अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 25 है, ध्वनि ठीक से सुनाई दे इसके लिए सिनेमा हॉल में अवशोषक का प्रयोग किस प्रकार से होता है? तो हॉल की दीवारों पर जो है छिद्र बनाए जाते हैं तथा दीवारों पर अवशोषक पदार्थ लगाए जाते हैं, जैसे कि कोई फोम लगा देना जिससे सोख्ता की तरफ हो या खुरदुरा चीजें हो, और जब उसमें लोग भर जाते हैं तो उससे भी जो है थोड़ा सा आवाज कम गूंजता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 26 से पूछा गया है कि प्रतिध्वनि एक गूंज में क्या अंतर है? तो प्रवर्तित होकर के आने वाली ध्वनि प्रतिध्वनि कहलाती है, जबकि खाली बड़े कमरे में उत्पन्न ध्वनि गूंज कहलाती है। प्रश्न संख्या 27 है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर क्या होता है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से जीवों की समाप्ति हो जाएगी। प्रश्न संख्या 28 है, जड़ किसे कहते हैं? पौधे में पाई जाने वाली जड़ें कितने प्रकार की होती हैं? तो जो जड़ होती है बीज के अंकुरण के समय मूलांकुर अंड द्वार के बाहर निकलकर प्राथमिक रूप लेता है, जड़ कहलाता है, मतलब नीचे चला जाता है। जड़ दो प्रकार की होती है, एक होता है मूसला जड़, दूसरा होता है अपस्थानिक जड़, ठीक है। जैसे नीम का पेड़ हो गया तो देखे होंगे कि मूसला जड़ होता है, ठीक है। आम का पेड़ हो गया मूसला जड़ होता है, ठीक। आइए आगे देखते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 29, और 29 में पूछा गया है कि कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है, ठीक है। तो कैंची जो है प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। प्रश्न संख्या 30 है, पॉलीथीन बहुलक के दो उपयोग लिखिए। तो पॉलीथीन का उपयोग वस्त्र, धागे तथा दरिये बनाने में किया जाता है, ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 31, दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस लगाते हैं या प्रयोग करते हैं? तो दूरदृष्टि दोष का मतलब समझ रहे हैं, दूर की चीजें स्पष्ट दिखाई देती है, नजदीक की चीजें नहीं दिखाई देती है, तो उसके लिए जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 32, कौन सा जंतु मरुस्थलीय वातावरण के लिए अधिक उपयुक्त और अधिक उपयुक्त है और क्यों? तो उत्तर है ऊंट मरुस्थलीय वातावरण में अधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, ठीक है। उसका पंजा चौड़ा होता है और वो जो है एक बार पानी के पीने के बाद हफ्तों तक जीवित रह सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो है उसको पानी की भी कम आवश्यकता होती है, और रेगिस्तान में वैसे भी पानी कम होती है, तो इस प्रकार से जो है वहाँ पर वह वातावरण में ज़्यादा अपना घुल मिल जाता है, ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 33, स्टील के उत्पादन में अग्रणी कारखाने किन किन शहरों में हैं बताइए? तो राउरकेला, भिलाई, जमशेदपुर, दुर्गापुर आदि शहरों में ये स्टील के उत्पादन अग्रणी कारखाने हैं, ठीक है। मतलब अग्रणी मतलब सबसे ज़्यादा वहीं पर होते हैं, इन्हीं स्थानों पर। प्रश्न संख्या 34 है, जल शक्ति से विद्युत
बनाने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहाँ है? तो यह स्टेशन रिहंद में है। ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन संख्या 35 है और यहाँ पर पूछा गया है, कोयले से विद्युत बनाने हेतु नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो ये जो है अनपरा, पनकी, ओबरा में स्थापित किए गए हैं। प्रश्न संख्या 36 है, नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन हेतु एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो नरोरा में, राणा सागर, कलपक्कम, ट्राम्बे। प्रश्न संख्या 37 है, हरित क्रांति किसे कहते हैं? तो आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों एवं पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहा जाता है। प्रश्न संख्या 38 है, कुक्कुट पालन के विषय में आप क्या जानते हैं? तो उत्तर है, कुक्कुट पालन का तात्पर्य मुर्गी पालन है। ठीक है, मुर्गी पालन करना है। संतुलित आहार, मानविक टीकाकरण, अच्छी प्रजाति की मुर्गी से यह कार्य किया जाता है। ब्रायलर्स से प्रति वर्ष 100 से 150 अंडे, व्हाइट हॉर्न से 256 से 285 अंडे प्रति वर्ष प्राप्त किए जा रहे हैं। ठीक है। अगला जो है प्रश्न संख्या 39 है और पूछा गया है कि मुर्गी की 2 प्रजातियों के नाम बताइए जो अच्छी तरह प्रजातियों के श्रेणी में आती हैं। तो उत्तर हो जाएगा, मुर्गी की 2 अच्छी प्रजातियां ब्रायलर, व्हाइट हॉर्न हैं। प्रश्न संख्या 40, रेशम उत्पादन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो रेशम का उत्पादन रेशम कीट को शहतूत की वृक्षों के पत्तियों पर वैज्ञानिक विधि से पालन कर किया जाता है। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि जो रेशम का कीट होता है उसको पालने के लिए शहतूत पर जो पाला जाता है, अगर उसको पूछा जाए तो उसको कहते हैं सेरीकल्चर। ठीक है। आगे है अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 41, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है और गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, उससे दिए गए द्रव का क्वथनांक कितना होगा? तो जल का क्वथनांक जो है 100 सेल्सियस होता है। मतलब क्वथनांक का मतलब है कि इतना जब आएगा तो पानी जो है उबलने लगेगा। ठीक है, 100 सेल्सियस पर। आगे जो है प्रश्न संख्या 42 लेते हैं। प्रश्न संख्या 42 है, पूछा गया है कि रेल की 2 पटरियों के बीच में थोड़ी जगह क्यों छोड़ दी जाती है? तो उत्तर है, रेल की 2 पटरियों के बीच थोड़ी जगह इसलिए छोड़ दी जाती है क्योंकि गर्मी के मौसम में अधिक गर्मी होने से लोहे की गर्मी पा करके फैल जाता है। लोहा जो है जब बहुत तेज गर्मी होती है, ठीक है, धूप उस पर पड़ता है, तो जो लोहा होता है वो तनता है। ठीक है, मतलब तन जाएगा थोड़ा सा, तो उसमें जगह रहेगा। तो बहुत तनेगा तो 2-3 इंची जब तन जाएगा तो वो फिल हो जाएगा। अगर सटा दिया जाएगा दोनों को और दोनों तन जाएंगे तो उसमें से जो है दोनों आपस में टकराएंगे और टेढ़ा हो जाएगा। टेढ़ा हो जाएगा तो कहीं ट्रेन पलटेगी, कहीं कोई हादसा होगा। इसलिए थोड़ा सा गैप बना दिया जाता है। प्रश्न संख्या 43 देखिएगा, ऊष्मा का सुचालक किसे कहते हैं? उदाहरण बताइए। तो जिन पदार्थों से ऊष्मा का संचरण सरलता से होता है उसे सुचालक कहते हैं, जैसे तांबा हो गया, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया। प्रश्न संख्या 44 है और यहाँ पर पूछा गया है कि तांबा का कुचालक किसे कहते हैं? तो जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण आसानी से नहीं होता है उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं, जैसे कांच, कागज, लकड़ी, ऊन, पोर्सिलीन तथा वायु आदि हैं। प्रश्न संख्या 45 है, संक्रमण रोग किसे कहते हैं? तो संक्रमण रोग वे रोग होते हैं जो छुआछूत के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाते हैं, जैसे चेचक हो गया, टीबी हो गया आदि। अगला है क्वेश्चन संख्या 46। 46 में पूछा गया है, असंक्रामक रोग किसे कहते हैं? तो असंक्रामक रोग
वे रोग होते हैं जो छुआछूत से नहीं होते हैं, जैसे रक्त रक्त अल्पता मतलब खून की कमी, डायबिटीज। तो ये सभी जो रोग हैं ये छुआछूत से नहीं होते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 47 है, प्रकाश स्रोत से आप क्या समझते हैं? तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। प्रकृति में प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। सूर्य ही तो है जो पूरे संसार को प्रकाशित रहता है, प्रकाश कर देता है। प्रश्न संख्या 48 है, दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? ठीक है, तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे तारे हो गए, लैंप हो गए, बल्ब हो गए, सूर्य हो गए। ठीक है। प्रश्न संख्या 49 है, अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे मेज हो गया, फैन हो गया, दर्पण हो गया, पुस्तक हो गया। ठीक है, तो ये सभी जो है प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, मतलब इनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, तो इसलिए जो है इनको अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अगला है क्वेश्चन संख्या 50, पूछा गया है कि कृत्रिम प्रकाश स्रोत का उदाहरण बताइए। तो विद्युत बल्ब, पेट्रोमैक्स, लालटेन आदि। प्रश्न संख्या 51 है, शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान से संबंधित कार्यक्रम ज्ञान दर्शन टीवी पर आना किस संस्था की देन है? तो एनसीईआरटी की देन है। प्रश्न संख्या 52, सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की संयोजकता की कड़ी है? तो ये जो है विषाणु है। ठीक है। प्रश्न संख्या 53 है, विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो अलर्क है, अलर्क रोग, पोलियो, चेचक, कैंसर, गलसुआ, खसरा आदि जो है ये सभी विषाणुओं से होता है। प्रश्न संख्या 54 है, उस जीवाणु का नाम बताइए जो गंगा जल में पाया जाता है और इसी कारण गंगा जल पवित्र होता है। तो जीवाणु भोजी। ठीक है, ये जो है होते हैं। अगला जो है क्वेश्चन संख्या 54 हो गया है, आगे 55 देखते हैं। तो क्वेश्चन संख्या यहाँ पर 55 है और पूछा गया है कि एड्स का पूरा नाम हिंदी तथा अंग्रेजी में बताइए। तो एड्स का होता है उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। प्रश्न संख्या 56 है, एड्स के वायरस का नाम बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कोई न कोई या तो फार्मूला पूछ लिया जाएगा या तो एड्स का फार्मूला नहीं पूछा जाएगा तो ना मतलब कि उदाहरण पूछ लिया जाएगा, होता क्या है, क्यों होता है, क्या है ये। ठीक है, तो एक कोई न कोई क्वेश्चन आता है। प्रश्न संख्या 56 है, एड्स के वातावरण का वायरस का नाम बताइए। तो HIV जो है जिसका नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है। प्रश्न संख्या 57 है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 58 है, सबसे छोटे तथा सबसे बड़े वायरस का नाम बताइए। तो सबसे छोटा वायरस जो है जंतु में मुंहपका और खुरपका उत्पन्न करने वाला वायरस है। सबसे बड़ा वायरस चेचक का वायरस होता है। प्रश्न संख्या 59 है, मत्स्य पालन से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है, मत्स्य पालन का अभिप्राय है मछली पालन। आधुनिक प्रौद्योगिकी उन्नत प्रकार के मत्स्य बीज एवं संश्लेषण इंजेक्शन के द्वारा 2350 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मत्स्य उत्पादन किया जा रहा है। आगे है क्वेश्चन संख्या 60, पूछा गया है कि संदेश के आदान प्रदान का माध्यम बताइए। तो संदेश के आदान प्रदान का माध्यम है फैक्स। फैक्स का मतलब है कि ऐसा तरीका है कि जो यहाँ से आप टाइप करके या कुछ भी करके जब भेजेंगे ना तो वहाँ पर सीधे जो है प्रिंट आउट निकल जाता है ऑटोमेटिक, तो फैक्स बोला जाता है। इंटरनेट हो गया, इंटरनेट के माध्यम से भेजा जा सकता है, ईमेल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, डाक सेवा हो गया। ठीक है, ये जो है। और पहले के लोग जो है संदेश पत्र टेलीग्राफ तथा प्रशिक्षित कबूतरों से करते थे। कबूतर में जो है चिट्ठी लिख करके उसके गले में डाल दिया और वो लेकर के उड़ जाता था। ठीक है।
और मालिक को दे आता था, एक एक दो बार 4 बार दिखा रहे थे, सिखाए थे तो वो जो है अपना कार्य करता था। आगे जो है क्वेश्चन संख्या 61 हुआ, मनोरंजन के प्रमुख साधन कौन-कौन से हैं? तो मनोरंजन के जो साधन है टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, वीडियो गेम है, मोबाइल है, ठीक है? प्रश्न संख्या 62 है, पौधे तथा जंतुओं के बीच की कड़ी क्या है? तो पौधे तथा जंतुओं के बीच की कड़ी यूग्लिना है, ठीक है? प्रश्न संख्या 63, कार्बन क्या है? इनके 2 अपरूप बताइए। तो कार्बन एक अधातु है, इसकी परमाणु संख्या 6 है। कार्बनिक यौगिक में यह अनिवार्य रूप से पाया जाता है, ठीक है? कार्बन जिसको C से डिनोट किया जाता है, ठीक है? परमाणु संख्या इसका 6 है, परमाणु क्रमांक जो है 6 है। आगे है कार्बन के 2 अपरूप, इस प्रकार बताइए। इस प्रकार होते हैं, पहला है हीरा, दूसरा है ग्रेफाइट, ठीक? आगे है क्वेश्चन संख्या 64, पूछा गया है कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने हुए यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 65 है, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। प्रश्न संख्या 66 है, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के सामान्य सूत्र बताइए। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, जबकि इसे एल्केन भी कहा जाता है, ठीक है? जैसे मेथेन हो गया, एथेन हो गए, प्रोपेन हो गए, तो ये सब जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त किसके कहते हैं? जो असंतृप्त होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं, कौन-कौन से? एक होता है एल्केन और दूसरा होता है एल्काइन, जो 2 बंध या उससे अधिक बंध से जुड़े होते हैं, 2 और 3 बंध से जुड़े होते हैं, कम से कम एक तो जुड़ा ही होना चाहिए, ठीक है? प्रश्न संख्या 67 है, पूछा गया है कि जीवाणु के खोजकर्ता कौन है? तो लीवेनहॉक जो है, एंटोनी वाक लीवेनहॉक जो है जीवाणु के खोजकर्ता हैं। आगे जो है क्वेश्चन संख्या 68, और यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन संख्या 68 में कि जीवाणु विज्ञान के पिता कौन है? तो एंटोनी वाक लीवेनहॉक जीवाणु विज्ञान के पिता हैं। 69 है, जीवाणु शब्द किसने सबसे पहले कहा था? तो एरनबर्ग ने 1829 ईस्वी में जीवाणु को सर्वप्रथम जीवाणु कहा। प्रश्न संख्या 70 है, 2 सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। तो जीवाणु और विषाणु ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है? प्रश्न संख्या 71 है, विषाणु के खोजकर्ता कौन है? तो विषाणु के खोजकर्ता दमित्री इवानोवास्की हैं। प्रश्न संख्या 72 है, सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच की कड़ी क्या है? तो सरीसृप तथा पक्षियों के बीच की कड़ी आर्कियोप्टेरिक्स है। प्रश्न संख्या 73 है, पूछा गया है कि उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है? तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत लैमार्क ने दिया है। कौन दिया? लैमार्क ने। प्रश्न संख्या 74 है, योग्यतम की उत्तरजीविता प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने दिया? तो ये जो दिया था चार्ल्स डार्विन ने, ठीक? आगे जो है क्वेश्चन संख्या 75 है, पूछा गया है कि मानव तथा आदि मानव के बीच में कौन सी कड़ी है? तो मानव तथा आदि मानव के बीच की कड़ी एप मानव है, ठीक है? प्रश्न संख्या 76 है, पॉलीथीन कैसे बनता है? तो पॉलीथीन जो है एथिलीन C2H4 को उच्च ताप एवं उच्च दाब पर बहुलीकरण करने के फलस्वरूप पॉलीथीन बनाया जाता है। अगला है प्रश्न संख्या 77, प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण बताइए। तो लाह जो है ये जो है प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण है। अब इसमें कोई समझाने लायक तो है नहीं साथियों, मैं समझाऊँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, कहीं पर कोई कठिन आएगा तो ज़रूर समझाऊँगा, ठीक है? इसको 1-2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। प्लास्टिक कितने प्रकार की होती है? प्लास्टिक जो है 2 प्रकार की होती है, थर्मोप्लास्टिक
थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। एक होता है जिसको दोबारा गला करके बनाया जाता है, एक होता है जिसको दोबारा गला करके नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो दो प्रकार के होते हैं। प्रश्न संख्या 79 है, थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण बताइए। तो थर्मोप्लास्टिक नायलॉन, पॉलीवाइलिन, क्लोराइड, टेफ्लॉन, पॉलीथीन, ठीक है। और इसको जो है दोबारा पिघला करके थर्मोप्लास्टिक को बनाया जा सकता है, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक को क्या करते हैं, दोबारा पिघला करके बनाया जा सकता है। लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इसको दोबारा जो है आप एक बार बना दिए तो दोबारा उसको गला करके नहीं बना पाएंगे, तो उसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। तो पूछा भी गया है प्रश्न संख्या 80 में कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण बताइए। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है बेकेलाइट, लेमामाइड, ठीक है, लेमामाइन है। प्रश्न संख्या 81 है, बेकेलाइट के बारे में आप क्या समझ जानते हैं। तो बेकेलाइट एक प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। यह फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 82 है, आधुनिक ईंधन कौन कौन है, नाम बताइए। तो डीजल है, पेट्रोल है, खाना पकाने की गैस है जिसको एलपीजी बोलते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 83 है, किन्हीं तीन मिसाइलों के नाम बताइए। तो त्रिशूल हो गया, पृथ्वी हो गया, अग्नि हो गया, ठीक है। एक और इसमें जो है अभी जो है क्या कहते थे जो गाड़ियों में डाला जा रहा है, ठीक है, जो दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है, एथेनॉल। एथेनॉल भी तो जो है अब हो गया है, ठीक। तो ये भी उसी में आ जाएगा आधुनिक ईंधन में। प्रश्न संख्या 83 है, किन्हीं तीन मिसाइलों के नाम बताइए। तो त्रिशूल, पृथ्वी, अग्नि, ये जो है तीन मिसाइल के नाम हैं। प्रश्न संख्या 84 है, पूछा गया है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। तो 37 सेल्सियस से 98 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक। आइए 85 लेते हैं, प्रश्न संख्या 85, और पूछा गया है यहाँ पर गलनांक किसे कहते हैं। तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु को गर्म करने पर द्रव रूप में बदलती है उसे पदार्थ का गलनांक कहते हैं। बर्फ का गलनांक 0 सेल्सियस होता है, ठीक है। जैसे ही 0 सेल्सियस या 1 2 3 4 पर पहुंचेगा तो ये जो है बर्फ क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ये गलना शुरू हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा। 0 सेल्सियस पर जमना शुरू हो जाता है बर्फ, पानी। प्रश्न संख्या 86 है, उस जीवाणु का नाम बताइए जो दलदली फसलों की जड़ों में पाया जाता है। तो दलदली फसलों की जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम है, ठीक है। प्रश्न संख्या 87 है, इंटरफेरोन्स क्या है। तो वायरस में संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित प्रोटीन इंटरफेरोन्स कहते हैं। प्रश्न संख्या 88 है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली जीवाणु कौन है। तो नाइट्रोजन का स्पष्टीकरण करने वाली जीवाणु राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम है। प्रश्न संख्या 89 है, समजात अंग किसे कहते हैं। तो वे अंग जो उत्पत्ति में समान हो लेकिन कार्य की दृष्टि से अलग अलग हो, समजात अंग कहते हैं। जैसे चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, मनुष्य का हाथ आदि। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 90, ठीक है। तो 90 देखिएगा, पूछा गया है कि समरूप अंग किसे कहते हैं। तो उत्तर है, वे अंग जो उत्पत्ति में भिन्न भिन्न होते हैं परंतु कार्य की दृष्टिकोण से समान होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। जैसे तितली के पंख, पक्षियों के पंख आदि। प्रश्न संख्या 91 है, मनुष्य के तीन अवशेषी अंगों के नाम बताइए। तो कर्ण पल्लव की पेशियां, निमेषक पटल, वर्मी फार्म, अपेंडिक्स। प्रश्न संख्या 92 है, विषाणु अर्थात वायरस में कौन सा आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। तो डीएनए आरएनए पर जो है पाया जाता है। आगे है प्रश्न संख्या 93, अनियमित
जीवन शैली से कौन कौन से बीमारियां हो सकती हैं? तो मधुमेह हो सकता है, उच्च रक्तचाप होता है, दिल की बीमारी जो है हो सकती है। प्रश्न संख्या 94 है, पूछा गया है कि जलीय पौधे की जड़ें कैसी होती हैं? तो जो जलीय पौधे होती हैं उनकी जड़ें जो है कैसी होती हैं? तो जलीय पौधे की जड़ें बहुत कम विकसित होती हैं, जड़ें रेशेदार होती हैं और मूल रोम अनुपस्थित या कम विकसित होते हैं। प्रश्न संख्या 95 है और इसमें पूछा गया है कि मछलियों में श्वसन हेतु कौन सा अंग पाया जाता है? तो मछलियों में जो है गलफड़ा अंग पाया जाता है। और प्रश्न संख्या 96 है, मरुस्थलीय मरुद्भिद पौधे की जड़ों की विशेषताएं बताइए। तो मरुस्थलीय पौधे की जड़ें अत्यंत विकसित होती हैं। अल्फा अल्फा नामक पौधे की जड़ें 130 फीट गहरी होती हैं। ठीक, जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं 130 फीट गहरा चला जाता है। ठीक, कभी कभी जड़ें मांसल होकर जल संचय भी करती हैं, जैसे एस्पेरेगस। ठीक, और एक कोई पूछा गया है कि बैकेलाइट का उपयोग कहाँ होता है? कुछ इसी प्रकार से पूछा गया है। ठीक है, तो बैकेलाइट का उपयोग जो है रेडियो, टेलीविजन आदि केस तथा बल्टी आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो बैकेलाइट जो है इसका उपयोग होता है। ठीक है, बैकेलाइट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है ये जो है पूछा गया है, दिख नहीं रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 98 लेते हैं। 98 में पूछा गया है, प्रोड्यूसर गैस तथा वाटर गैस का सूत्र बताइए। तो प्रोड्यूसर गैस CO प्लस इंटू वाटर गैस CO प्लस H2। प्रश्न संख्या 99, हीरा के दो उपयोग बताइए। तो कांच काटने में वो हीरा का उपयोग होता है, दूसरा है आभूषण निर्माण में, गहना गुड़िया बनाने में। ठीक है, प्रश्न संख्या 100 है, मरुद्भिद पौधे जैसे नागफनी की पत्तियां किसमें परिवर्तित हो जाती हैं? तो कांटे में जो है परिवर्तित हो जाती हैं, जो कि अ, ये रेगिस्तानों में जो नागफनी का पौधा होता है वहाँ पर जो है पानी तो होता नहीं है ज़्यादा, तो उसकी जो पत्तियां होती हैं वो जो है कांटों जैसा हो जाती हैं। प्रश्न संख्या 101 है, जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो टीबी अर्थात ट्यूबरकुलोसिस, दूसरा है टाइफाइड, तीसरा है लेप्रोसी, चौथा है कालरा। ठीक है, अगला जो दिए गए है प्रश्न संख्या 102 और पूछा गया है, नींबू का सिट्रस कैंकर का कौन सा उपयोग उत्पन्न होता है, कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो जीवाणु। ठीक है, जैंथोमोनास सिट्री कहते हैं जीवाणु को। प्रश्न संख्या 103 है, दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन होता है? तो लैक्टोबैसिलस जो है ये जो है दूध को दही बना देता है, जमा देता है। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन संख्या 104 है और पूछा गया है कि लाभदायक जीवाणुओं के नाम बताइए। तो राइजोबियम, लेगुमिनोसेरम, नाइट्रोसोमोनास, तीसरा है नाइट्रोबैक्टर, चौथा है लैक्टोबैसिलस। अगला है क्वेश्चन संख्या 105, आप सभी ने साथियों लाइक किए या नहीं किए? लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो अब तो कर दीजिए। ठीक है, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रह गया है। ठीक है, नज़दीक आ चुके हैं, तो आप जो है लाइक और शेयर अभी कर दीजिएगा, जल्दी से कर दीजिए। और इस बार आपके ऊपर टारगेट छोड़ दिए हैं, देखते हैं कि कितने सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन 104 हो गया है, 105 देखते हैं। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो सूक्ष्म जैविक शाखा के अंतर्गत। ठीक है, प्रश्न संख्या 106 है, सूक्ष्म जैविकी के पिता कौन है? तो एंटोनी वान
लियोनहार्ग जो है सूक्ष्मजैविक के पिता हैं। प्रश्न संख्या 107 है, विषाणु अर्थात वायरस द्वारा होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं? तो वायरस द्वारा जो है पोलियो हो गया, एड्स हो गया, डेंगू ज्वर हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, चेचक हो गया, छोटी माता हो गया, ठीक है, गला सौध हो गया, खसरा हो गया, ट्रैकमा अर्थात ट्रैकमा हो गया, पीलिया, ठीक है, हेपेटाइटिस हो गया। तो ये सभी जो है विषाणु से होता है। अगला है प्रश्न संख्या 108, पूछा गया है कि सरल लोलक के डोरी की प्रभावी लंबाई क्या दिए है, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, ठीक है, एवं गुरुत्वीय त्वरण जी में संबंध बताइए, ठीक है। तो ये टी हो सकता है, लंबाई को एल से मापेंगे ना, तो एल हो सकता है ये। तो ये जो है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 11 जी, ठीक है, 11 जी है, थोड़ा सा स्पष्ट कम है, ध्यान दीजिएगा, अगर सीरीज है तो उसमें देख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 109, पूछा गया है कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का कितना गुना होता है? तो ये जो है 1/6 गुना होता है। प्रश्न संख्या 110 है, यदि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो उसके गुरुत्व केंद्र प्रभावी लंबाई तथा आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाता है, लंबाई जो है घट जाती है, आवर्तकाल घट जाती है। प्रश्न संख्या 111 है, यांत्रिक तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? तो ये जो है 2 प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। आइए आगे बढ़ते हैं। 112 देखिएगा, पूछा गया है कि अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं? तो उत्तर है, जब तरंग गति की दिशा मध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश या समांतर होती है, ऐसी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। आगे है प्रश्न संख्या उदाहरण देख लीजिएगा, जैसे ध्वनि हो गया अनुदैर्ध्य तरंग की का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, ठीक है। प्रश्न संख्या 113 है, पूछा गया है अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं? तो जब तरंग गति की दिशा मध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है, तो इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। प्रश्न संख्या 114 है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है? तो ये जो है ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 115 है, श्रव्य तरंग की आवृत्ति बताइए। तो ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। प्रश्न संख्या 116 है, पराश्रव्य तरंग का आवृत्ति बताइए। तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है पराश्रव्य ध्वनि। अगला है प्रश्न संख्या 117, जीवों के विलुप्तीकरण का कारण बताइए। तो जीवों के जो विलुप्त हो रहे हैं जीव, उसका कारण क्या है? तो ये सभी आप बना के लिख सकते हैं। उत्तर है, जीवों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन है। वहीं जीव पृथ्वी पर जीवित रहते हैं जो अपने आप को जलवायु के अनुरूप संतुलित रख पाते हैं, जो अपने आप को जलवायु के अनुरूप संतुलित रख पाते हैं, वही जो है जीव पृथ्वी पर रह पाते हैं, नहीं तो जो है वो विलुप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो विलुप्त जीवों में जैसे गिद्ध हो गया, सर्पगंधा हो गया आदि जो है ये जीव हैं जो कि धीरे धीरे अब क्या हैं, ये दिखाई कम देते हैं अब भी, लेकिन कम दिखाई देते हैं, ठीक है, विलुप्त हो रहे हैं धीरे धीरे। प्रश्न संख्या 118 है, कुक्कुट पालन के अंतर्गत किस जीव का पालन होता है? तो कुक्कुट पालन के अंतर्गत मुर्गी का पालन होता है। प्रश्न संख्या 119 है, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नारमान ई बोरलाग हरित क्रांति के जनक हैं। प्रश्न संख्या 120 है, ध्वनि की तीव्रता का मापन किसमें होता है? तो ध्वनि की तीव्रता का मापन जो है डेसिबल में होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 121 है, प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? अच्छा, एक चीज तो है, अगर इसको मैं सही से समझाने लगूँ एक एक क्वेश्चन, तो पता है इसको लगभग 5 और घंटे कम से कम खींचेंगे। एक एक पॉइंट लो, अच्छे से समझाओ, 10 मिनट 5 मिनट, कम से कम 5 घंटा
6 घंटा आराम से जाएगा। तो समझ में तो आ रहा होगा ना, 1 घंटे में खींचने का प्रयास करते हैं और अभी अभी भी अगर 1 बार 2 बार देख लेते हैं तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एग्ज़ाम के समय तो आप जो है ये झटके में उड़ा देंगे, 1 घंटे में पूरा खत्म, ठीक? तो ये होती है ना, बाकी जो है आपने तो पढ़ा ही होगा, ये तो केवल रिवीजन चल रही है, ठीक है? एक प्रकार का, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन तो मैच ही कर रहा है साथियों। आइए जितने भी साथी हैं, जल्दी से चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? तो जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर परिवर्तित होती है तो इस परिवर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। एक चीज़ बताइएगा हमको कि अगर ये कहीं भी प्रॉब्लम कर रही हो, ठीक है? हमको बताइएगा एक बार ज़रूर कमेंट में, ताकि मैं एक टाइपिंग करके ले आऊँ और वहाँ पर चित्र लगा करके जो है अच्छे से आप सभी को समझाते हुए 2-3 लेक्चर में कंप्लीट कर दूँ, ठीक है? बहुविकल्पी, अतिलघुत्री, लघुत्री सब उसी में मिक्स करके एक बार में कंप्लीट कर देंगे तो अच्छे से पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक? वैसे भी क्लियर तो हो ही रहा होगा। आइए आगे देखते हैं साथियों, ठीक है? प्रश्न संख्या 122 पूछा गया है कि हृदय की बीमारी तथा उच्च रक्तचाप का कारण है तो ज़्यादा वसा का सेवन करना। प्रश्न संख्या 123 से पूछा गया है जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियाँ कौन-कौन सी हैं? तो जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियाँ जो है टिटनेस है, हैजा है, टाइफाइड है, क्षय रोग है, डिप्थीरिया है, प्लेग है, काली खाँसी है, निमोनिया है, कोढ़ है, गोनोरिया है, सिप सिफिलिस है, ये सभी जो है जीवाणु से होने वाले रोग हैं। अगला है प्रश्न संख्या 124 आवर्तकाल किसे कहते हैं? तो एक दोलन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहते हैं। मान लेते हैं ये कोई ऊपर की टहनी है, टहनी में एक प्रकार से ये जो है रस्सी है, रस्सी में आपने एक लोलक टांग ले लिए, बाँध दिए और इस लोलक को आप खींच कर के लाए यहाँ पर छोड़े हैं, यहाँ पर लिए हैं। अब जब आप इसको छोड़ेंगे तो एक बार यहाँ पर आएगा, फिर एक बार ये जो है यहाँ पर जाएगा, ठीक है? फिर एक बार यहाँ से छोड़े हैं तो एक बार यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ आया। अब जो यहाँ पर रिटर्न होकर के आया, इसी को कहते हैं आवर्तकाल, ठीक है? तो एक दोलन पूरा करने में लगा समय को आवर्तकाल कहा। एक बार इधर गए फिर इधर आए तो एक आवर्तकाल पूरा हो गया तो इसी को कहते हैं। तो आवृत्ति बराबर होता है 1/, आवर्तकाल। तो प्रश्न संख्या 126 है अपश्रव्य तथा पराश्रव्य तरंगों में अंतर बताइए। तो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की यांत्रिक तरंगों को अपश्रव्य तरंग तथा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की यांत्रिक तरंगों को पराश्रव्य तरंग कहते हैं। आगे जो है प्रश्न संख्या 127 है और यहाँ पर पूछा गया है कि किसी तरंग की आवृत्ति चाल तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध लिखिए। तो उत्तर है यदि तरंग की आवृत्ति n, चाल v तथा तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा हो तो चाल इक्वल टू चाल अर्थात v इक्वल टू आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य, ठीक? n लैम्ब्डा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 128 है यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु में केवल यांत्रिक कारणों से ही कार्य करने की जो क्षमता होती है उससे वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 129 है प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि उत्पादन और परावर्तन तल के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 16.6 मीटर होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 130 है पूछा गया कि शिराएँ क्या है? इनका प्रमुख कार्य क्या है? तो शिराएँ नलिकाओं का समूह है जो शरीर में रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करती हैं। अगला है प्रश्न संख्या 131 पूछा गया कि प्रतिवर्ती क्रिया के 2 उदाहरण लिखिए। तो पहला है प्रतिवर्ती का मतलब आप आगे कार्य कर रहे हैं और वो जो है आपको पीछे ढकेल रहा हो, ठीक है? तो वही जो है प्रतिवर्ती होता है। एक्शन का रिएक्शन जिसको बोलते हैं। तो बंदूक से गोली चलाना, जैसे ही बंदूक से गोली निकलेगी, गोली आगे जाएगी, तो गोली आगे जब जाएगी तो वो जो है बंदूक को पीछे ठेल देगी, ठीक है? दूसरा है नाव के बाहर निकलते समय नाव का पीछे जाना। नाव के
नाव पर जो है लात रख करके जब पीछे आगे आप भागते हैं तो नाव जो है पीछे भागने लगती है। तो ये भी जो है प्रवृत्ति क्रिया के उदाहरण हैं। आगे है प्रश्न संख्या 132, अपश्रव्य तरंग की आवृत्ति बताइए। तो 20,000 हर्ट्ज से नीचे होती है। प्रश्न संख्या 133 से पूछा गया है कि किस प्रकार की तरंगों को हमारे कान सुन सकते हैं। तो कान हमारे जो है श्रव्य तरंग को जो है हमारे कान सुन सकते हैं, श्रव्य तरंग। ठीक है। प्रश्न संख्या 134 है, किस प्रकार की तरंगों को कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंग को कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ सुन सकते हैं। इसीलिए देखते होंगे जब भूकंप आता होगा तो कुत्ता जो है सबसे पहले भागता है, बिल्ली जो है भाग लेते हैं ये सभी लोग, क्योंकि ये जो है भूकंप आने से पहले जो है जब धरती अंदर से ही कंपन करती है तो आवाज जो है आ जाती है हिलने से पहले, तो ये लोग भाग जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 135 है, किसी पदार्थ में तरंग का संचरण होते समय पदार्थ के कण किस प्रकार की गति करते हैं। तो ये जो है सरल आवर्त गति करते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 136 और पूछा गया है, एक कंपन में चली गई दूरी को क्या कहते हैं। तो एक कंपन में चली गई दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 137 है, पूछा गया है कि वस्तु में कंपन के अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं। तो आयाम कहते हैं। ठीक है। 138 है, एक सेकंड में कंपन की संख्या को क्या कहते हैं। तो एक सेकंड में कंपन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। प्रश्न संख्या 139 है, एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं। तो एक कंपन में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 140 से पूछा गया है कि किसी तरंग की तरंग दैर्घ्य लैम्डा, वेग v तथा आवर्तकाल t में संबंध बताइए। तो तरंग दैर्घ्य इक्वल टू तरंग दैर्घ्य इंटू आवर्तकाल और लैम्डा इक्वल टू v इंटू टी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 140 हो गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, 141 लेते हैं। ठीक है। और पूछा गया है, किसी तरंग के लिए उसकी चाल तरंगदैर्घ्य के आवर्तकाल में संबंध लिखिए। तो तरंगदैर्घ्य बराबर चाल बराबर तरंगदैर्घ्य अपान आवर्तकाल, जिसको भी इक्वल टू लैम्डा अपान टी कहते हैं। ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 142। वो पूछा गया है कि आयाम से क्या अभिप्राय है। तो कंपन करने वाली वस्तु का अपनी मध्यमान स्थिति से अधिकतम विस्थापन को उस वस्तु के कंपन का आयाम कहा जाता है। इसे अक्षर ए द्वारा व्यक्त किया जाता है। मात्रक, इसका मात्रक जो है मीटर होता है। ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन संख्या 143 है, सूर्य ग्रहण क्या होता है और कैसे होता है। तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी के, मान लेते हैं ये क्या है, पृथ्वी है और ये क्या है, सूर्य है। तो सूर्य जो है पृथ्वी के चारों ओर जो है चक्कर लगाती है। ठीक है। तथा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब चंद्रमा जो है, चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। चंद्रमा मान लेते हैं, एक और बना लेते हैं यहाँ पर इस प्रकार से। तो चंद्रमा यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है। तो पूछा क्या गया, रहते हैं उसी सीध में, लेकिन क्या है ना कि ये आगे पीछे हो जाते हैं थोड़ा सा ऊपर नीचे की तरफ। तो अब देखिएगा, चक्कर लगाता है इस क्रम में जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सीध में आते हैं। सूर्य, ठीक है, मान लेते हैं ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है। अब बताइए, ये सूर्य तो चमक रहा है लेकिन ये चंद्रमा जो है रोक ले रही है, पृथ्वी पर ये जा नहीं रहा है प्रकाश। जब पृथ्वी पर प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है तो इसी को सूर्य ग्रहण कहेंगे। ठीक है। तो आगे देखिएगा, इसका क्रम में जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाते हैं, इस प्रकार जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा होता है, ये हमने सूर्य बनाया है, ये हमने पृथ्वी बनाया है, इसके बीच में ये चंद्रमा हो गया। ठीक है, ये चंद्रमा हो गया। ठीक है, होता है तब चंद्रमा की प्रतिछाया पृथ्वी पर बनती है। तो जो सूर्य का प्रकाश है चंद्रमा पर पड़ेगी तो चंद्रमा वाला जो परछाई है ये किस पर पड़ेगी, पृथ्वी पर पड़ेगी। ठीक है।
क्योंकि अंधेरा रहेगा, दिखेगा है नहीं, ठीक है, सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा नहीं और दूर से विकिरित होकर के थोड़ा बहुत पहुंचेगा। अब होता क्या है कि पृथ्वी के इस स्थान से सूर्य दिखाई नहीं देता, ठीक है, पृथ्वी के इस स्थान से सूर्य दिखाई नहीं देता और अंधेरा हो जाता है पृथ्वी पर। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह अमावस्या के समय होता है। आगे प्रश्न संख्या 144 है। पूछा गया है प्रकुंचन दाब है। तो उत्तर है हृदय प्रकुंचन के समय यह दाब अधिक होती है तथा हृदय शिथिलता के समय कम होता है। इसे रक्त का दाब कहते हैं, जिसकी दो अवस्थाएं होती हैं। प्रकुंचन दाब यह रक्त दाब की ऊपरी सीमा है जो हृदय संकुचन की अवस्था व्यक्त करती है। शिथिलन दाब क्या होती है? तो यह जो है यह रक्त दाब की निचली सीमा है जो हृदय शिथिलन की अवस्था व्यक्त करती है। आगे देखेंगे तो प्रश्न संख्या 145 पूछा गया है कि मानव कान किस सीमा के बीच की आवृत्ति की ध्वनियों को सुन सकता है? तो ये जो है मानव का कान एक निश्चित सीमा के मध्य जो है सीधे आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है। कर्ण अर्थात कान जो है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज बराबर होती है 1 कंपन प्रति सेकंड के हिसाब से होता है, ठीक है। इसको जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक को ये जो कंपन होते हैं इसको सुना जा सकता है। आगे देखेंगे 146 से पूछा गया है कि आदर्श रक्तदाब कितना होता है एवं रक्तदाब मापक यंत्र का नाम लिखिए। तो 120/80 mmHg मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी जिसको बोलते हैं आदर्श रक्तदाब होता है। रक्तदाब मात्रक यंत्र को इस स्फैग्मोमीटर कहते हैं, ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन संख्या 147 है। पूछा गया है कि मनुष्य की श्रवण क्षमता किस आवृत्ति तक सुग्राह्य है? तो मनुष्य की श्रवण क्षमता 20 से 20,000 हर्ट्ज तक आवृत्ति तक सुग्राह्य है। प्रश्न संख्या 148 है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 149 है। नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं? लिखिए। तो यह कभी खत्म न होने वाली ऊर्जा है। इसे अन्य ऊर्जा में परिवर्तित कर प्रयोग किया जा सकता है, जैसे पवन ऊर्जा, ठीक। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अगला जो है 150 लेते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 150 है। पूछा गया है कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो उत्तर है रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो परिवर्तन होते हैं वे रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 51। रसोई घर में प्रयोग होने वाले द्रवित पेट्रोलियम गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए उनमें मिलाए जाने वाले पदार्थ का नाम है। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें गंध वाला पदार्थ एथिल मर्केप्टान मिश्रित कर दिया जाता है। एलपीजी में मुख्य रूप से ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण होती है जो गंधहीन होती है, ठीक है। ब्यूटेन प्रोपेन जो होती है साथियों वो तो नहीं होती है, लेकिन जो मिथाइल मर्केप्टान मिश्रित कर दिया जाता है ये गंध देती हैं। क्यों देती हैं? क्योंकि पता लगा गैस लीक हो रहा है और गंध नहीं मिल रहा है, कैसे जान पाएंगे गैस लीक हो रहा है? पता लगा कोई चिंगारी भटकी और आग लग गई। अब गंध से ये पता चल जाता है कि गैस लीक हो रही है, उसको बंद करो, ठीक। तो ये इसलिए होती है। प्रश्न संख्या 152 है। संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में मुख्य अंतर लिखिए। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल एकल बंध होते हैं जैसे CH4, ठीक। और कार्बन से ये जो है जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन सभी लोग, ठीक है। और संतृप्त हो गया, असंतृप्त जानते ही हैं इसमें द्विबंध से जुड़ा होगा जो हमने पहले ही समझाया था, दूसरा क्वेश्चन था वो, ठीक है। उनमें हमने सी से जोड़ा था ना, एस से जोड़ा था। तो कम से कम जो है यहाँ पर द्विबंध होना चाहिए था संतृप्त और असंतृप्त में। संतृप्त में जो है एक बंध से कार्बन एक परमाणु से जुड़ा है जैसे CH4 हो गया, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ट्रिपल बंध या द्विबंध उपस्थित होते हैं जैसे C2H4 C2H2। तो देखिए यहाँ पर जो है एक द्विबंध से जुड़ा है, यहाँ पर भी जो है द्विबंध से जुड़ा है। आगे
प्रश्न संख्या 153 है, पूछा गया है दाब का एसआई मात्रक लिखिए। तो दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर है, जिसे पास्कल कहते हैं। ठीक है, सभी साथी पहुंच चुके हैं लास्ट क्वेश्चन पर, और वीडियो को अभी तक अगर लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये जल्दी से कर लीजिएगा। ठीक है, और एक चीज़ और मैं कह रहा हूँ साथियों कि मेरे पास जो है अभी कैप्चर कर रहा था फोटो, तो उसमें जो है हिंदी विषय का नहीं मिल पाया है मुझे अतिलघुत्री प्रश्न। ठीक है, अगर आप सभी के पास है तो मैं व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, आप उस व्हाट्सअप नंबर पर इमेज भेज सकते हैं, जिसको मैं पीडीएफ में कन्वर्ट कर लूँगा, नहीं तो आप जो है पीडीएफ बना करके भी भेज सकते हैं। ठीक है, नंबर व्हाट्सअप का नंबर है 73 47 82 74 73। ठीक है, ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है, आप इस पर जो है हमें सेंड कर सकते हैं, और ये आ जाएगा तो हम जो है जल्दी से जल्दी इसको जो है बना देंगे हिंदी विषय के अतिलघुत्री प्रश्नों को। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 154, पूछा गया है कि कोल गैस क्या होती है। तो उत्तर है कोल गैस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन, एथिलीन, एसिटिलीन आदि का मिश्रण होती है। कोल गैस ईंधन तथा प्रदीप्त के रूप में प्रयुक्त होती है। गैस में उपस्थित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के जलने से प्रकाश उत्पन्न होता है। तो ये सभी साथियों कंप्लीट हो चुका है। अब मिलते हैं हम लोग अगले जो है, अगला जो है सामाजिक है, इसके बाद हिंदी है। तो आप सभी जो है जिसके भी पास अगर 2026 का संस्करण का है तो आप जो है भेज सकते हैं, ज़्यादा पेज का नहीं होगा, 6-7 पेज होगा बहुत होगा, तो आप सेंड कर सकते हैं, तो उसको मैं बना दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा, क्योंकि एग्जाम सामने आ चुका है। ठीक है, तो आप सभी जो है तैयारी अपनी करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।